हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप्स में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या एचडीआई। आप जानते हैं कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और इस इंडेक्स में इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल समराइज फॉर्म में एचडीआई का पूरा एक ओवरव्यू दे दूंगा, जिससे आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चन सही हो जाएं और आपको बहुत ज़्यादा समय ना देना पड़े। तो जिन बच्चों को कम समय में अच्छा कंटेंट चाहिए उनके लिए सफल स्टेप हमेशा ही अच्छी कुछ चीज़ लेके आता है। अच्छा, ये जो वीडियो हम लोग बना रहे हैं इसमें जो भी नोट्स हैं, अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो सफल स्टेप का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अभी वीडियो के साथ साथ ही वो नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक आखिर है क्या। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक होता है किसी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास, और दूसरा होता है किसी कंट्री का मानव विकास या ह्यूमन डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट या आर्थिक विकास का मतलब होता है कंट्री के इकोनॉमिक पैरामीटर या आर्थिक पैरामीटर्स का बढ़ना। जैसे किसी देश की जीडीपी बहुत बढ़ रही है, किसी देश के निर्यात एक्सपोर्ट बहुत बढ़ रहे हैं, देश का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस है वो बहुत पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, देश के अंदर विदेशी मुद्रा का भंडार बहुत बढ़ रहा है। ये सारे की सारी चीज़ें बेसिकली फाइनेंशियल डाटा है जो देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस को, आर्थिक प्रगति को दर्शाता है। लेकिन वहीं पे ऐसा संभव है कि एक देश आर्थिक रूप से बहुत प्रगति कर रहा है लेकिन वहां पे लोगों का जो जीवन स्तर है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो बहुत घटिया है, लोग निम्न श्रेणी की जीवन जी रहे हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक इंसान जो है वो फाइनेंशियली प्रोग्रेस कर रहा है लेकिन इकोनॉमिकली वो प्रोग्रेस नहीं कर रहा है? ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, समझिए मेरी बात को। मान लेते हैं कि एक परिवार ऐसा है जिसके अंदर 5 लोग हैं और 5 लोग में से 5 भाई हैं, जिसमें से बड़ा भाई जो है वो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है और बड़ा भाई बहुत अच्छा बिजनेस करके बहुत कमा रहा है, करोड़ों में कमा रहा है। लेकिन उसी परिवार का एक नीचे का मेंबर, एक भाई और है छोटा वाला, जो बिल्कुल दरिद्री की हालत में, उसने कुछ नहीं कमाया। पहले 5 दरिद्र थे, उम्मीद कर रहे थे कि कोई एक चल पड़ेगा तो सबकी जिंदगी सुधरेगी, लेकिन अब वो जो बड़ा भाई है वो नौकरी लग गया, उसकी जिंदगी तो सुधर गई, लेकिन वो जो छोटा वाला है वो अभी भी दरिद्री में जी रहा है। लेकिन जब मैं देखता हूं कि फैमिली की इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, तो उस फैमिली की इनकम जिसकी पहले 0 इनकम थी, आज वो फैमिली की इनकम 1 करोड़ दिख रही है, क्योंकि बड़ा वाला 1 करोड़ कमा रहा है। अगर मैं औसत इनकम निकालूं तो 1 करोड़ डिवाइड बाय 5, तो प्रति व्यक्ति परिवार की आय आएगी 20 लाख रुपए। सुनने में लगेगा यार सब 20 लाख कमा रहे हैं तो बल्ले बल्ले हो रही है परिवार की, लेकिन जब हम देखेंगे तो एक करोड़ और एक जो है वो असमानता के कारण, इनइक्वालिटी के कारण दरिद्री में जी रहा है, उसको तो शाम का खाना भी नसीब नहीं हो रहा। तो देश का फाइनेंशियल डाटा ये तो बताता है कि देश आगे बढ़ रहा है, लेकिन देश के विकास का फायदा देश के हर नागरिक को मिल रहा है या नहीं, देश में लोगों की जिंदगी सुधर रही है या नहीं, ये नहीं पता चल पाता। इसलिए हम लोग आर्थिक विकास के साथ मानव विकास की स्टडी भी करते हैं। अब ये मानव विकास का कॉन्सेप्ट तो बहुत पहले आ गया था, लेकिन मानव विकास को नापा कैसे जाए इसके लिए कोई भी तरीका नहीं था। तो पाकिस्तान मूल के एक अर्थशास्त्री हुए जिनका नाम था महबूब उल हक, और उनके साथ में भारतीय मूल के अर्थशास्त्री जिनका नाम हम सब जानते हैं, नोबेल अवार्डी अमर्त्य सेन। उन दोनों ने मिलकर एक फॉर्मूला डेवलप किया और उन्होंने बताया कि मानव विकास को कैसे नापा जाना चाहिए। वो जो फॉर्मूला है दैट इज नॉन एज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक। यूनाइटेड नेशंस के बारे में आप सब जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस ने 1990 में एक प्रोग्राम शुरू किया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी। उस प्रोग्राम के तहत एक वार्षिक रिपोर्ट छापनी शुरू की गई। वो वार्षिक रिपोर्ट कहलाती है मानव विकास रिपोर्ट या ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में देश, दुनिया के जो देश हैं उनके मानव विकास की स्टडी की जाती है और उनको एक रैंक दी जाती है कि देश कहाँ पे, कौन सी रैंक पे आता है। जिस देश की रैंक 1 है वो सबसे अच्छा, और जिस देश की रैंक सबसे पीछे है वो सबसे बुरा। शुरुआत में जब ये 1990 में पहली बार हुआ, ये वार्षिक सूचकांक है, लेकिन अभी नॉर्मली क्या होता है, जैसे 2023 में सूचकांक आएगा तो उसमें रिपोर्ट कब की आएगी, डाटा कब का आएगा, रिपोर्ट होगी 2023 की, डाटा होगा पिछले साल का, तो सूचकांक 22 का होगा, 1 साल पीछे चलता है। कोरोना की वजह से चीजें अस्त व्यस्त हुई, तो जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं वो सूचकांक 21-22 का है। 2023 का डाटा अभी बाजार में रिलीज नहीं हुआ है। अच्छा, अब ये तो बात हो गई। तो ये बेसिक बातें एक बार यहाँ पे देखेंगे तो ये सब आपको हम लोगों ने आपके नोट्स में लिख के दे दी है, वहाँ से आप ले लेंगे। जब ये 1990 में हुआ था उस समय 189 कंट्रीज पे स्टडी हुई थी। आज के दिन ये जो सूचकांक हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर टोटल मिला के हमारे पास 191 देश हैं। अच्छा, इसमें जब देशों को नंबर दिया जाता है तो वो जो नंबर होते हैं वो 0 से 1 के बीच में आते हैं, और याद रखिएगा जो इंडेक्सेस हैं उनका जो नंबर है वो नॉर्मली 0 से 1 के बीच में आता है। इनके जो नंबर 0 से 1 के बीच में आएंगे
तो उनमें हम देशों को 4 कैटेगरी में बांटते हैं। सबसे पहला होता है वेरी हाई एचडीआई या बहुत ऊंचा डेवलपमेंट वाले। वो कौन से देश हैं जिनका स्कोर 0.800 से ऊपर आएगा। ऐसे देश जिनका स्कोर 0.701 से लेके 799 के बीच में आ गया वो कहलाएंगे हाई, उच्च डेवलपमेंट वाले। मध्यम श्रेणी में कौन से आएंगे, जिनका स्कोर 0.55 से लेके 0.77 के बीच में आएगा, और जिनका स्कोर 0.549 से नीचे रह जाता है वो सारे के सारे लो डेवलपमेंट वाले देश कहलाते हैं। अब देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैसे निकलता है। हमें देखना है कि मानव विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मानव विकास के लिए हम 3 चीज़ों को यहाँ पे आधार बनाते हैं। वो 3 चीज़ें आधार कौन कौन सी हैं, उनको हम बोलते हैं एचडीआई की 3 डायमेंशन। पहला डायमेंशन है जिसका नाम है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, दूसरा है ज्ञान नॉलेज, और तीसरा है ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 3 चीज़ें देखते हैं हम, क्या लोगों का जीवन स्तर ठीक ठाक है, वो अच्छी खासी जिंदगी जी रहे हैं। हम ये देखते हैं कि क्या लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है वहाँ पे, और साथ में देखते हैं कि लोग लंबी और अच्छी जिंदगी जी रहे हैं नहीं। इससे मानव विकास कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लोगों ने कुछ इंडिकेटर्स ले रखे हैं। वो सूचकांक कौन कौन से, लोग अच्छी जिंदगी जी रहे हैं नहीं, उसके लिए हम देखते हैं कि लोगों की जीवन प्रत्याशा कितनी है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है जब एक व्यक्ति जन्म लेता है तो उस समय उसके कितने वर्ष तक जिंदा रहने की उम्मीद हम कर रहे हैं। अब सोचिए कोई देश अगर भूखमरी का शिकार है, दरिद्री का शिकार है, तो वहाँ पे बीमारियाँ फैली होगी, महामारियाँ फैली होगी, लोग कुपोषण के शिकार होंगे। ऐसा होने से लोगों की डेथ जल्दी होगी, और साथ के साथ वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं भी अच्छी नहीं होंगी। लेकिन एक देश जहाँ पे लोग कुपोषित नहीं है, पोषण अच्छा मिल रहा है, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, लोगों दरिद्री का शिकार नहीं है, बीमारियों से परे है, साफ सफाई अच्छी है, ये सब होगी तो लोगों की जीवन प्रत्याशा अच्छी होगी। तो ये एक अकेला इंडेक्स कई मायने में बहुत सारी चीज़ें दिखा देता है। इसके आधार पर हम एक सूचकांक निकालते हैं जिसका नाम होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडेक्स या जीवन प्रत्याशा सूचकांक। फिर हम देखते हैं कि लोगों को उस देश में पढ़ने लिखने का मौका मिल रहा है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, जनसंख्या को 2 भागों में बांट लेते हैं। वो जनसंख्या जिनकी पढ़ने की उम्र चली गई 25 साल से ऊपर वाले, वो लोग जिनकी उम्र अभी स्कूल जाने की है, मतलब जो 25 साल से नीचे हैं। तो जो 25 साल से ज़्यादा वाले हैं उनके लिए हम निकालते हैं मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग या एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, कि उनको कितने साल पढ़ने का मौका मिला अपनी ज़िंदगी में। और वो लोग जो अभी स्कूल जाने की उम्मीद में है तो उनके कितने साल पढ़ने की एक्सपेक्टेशन है, उसके लिए हम लोग देखते हैं। हम ये मानते हैं नॉर्मली कि एक आदमी को जिंदगी में 18 साल तो पढ़ने का मौका मिलना ही चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग 0 से 1 के बीच में हम इंडेक्स देते हैं कंट्री को, और एक इंडेक्स निकल आता है जिसका नाम कहलाता है अध्ययन का सूचकांक या शिक्षा का सूचकांक, एजुकेशन इंडेक्स। उसके बाद में हम ये देखते हैं कि वहाँ पे लोगों का जीवन स्तर कैसा है। लोगों का जीवन स्तर देखने के लिए हम लोग उस कंट्री की जीएनआई निकालते हैं। जीएनआई का पूरा मतलब होता है ग्रॉस नेशनल इनकम, सकल राष्ट्रीय आय निकालते हैं। अगर सकल राष्ट्रीय आय ऊंची है तो लोगों का जीवन स्तर ऊंचा होगा, और सकल राष्ट्रीय आय नीची है तो लोगों का जीवन स्तर नीचा होगा। इससे एक जीएनआई इंडेक्स निकल आता है। तो प्रैक्टिकली देखा जाए तो 3 डायमेंशन के आधार पे ये 4 इंडिकेटर, अच्छा ये ध्यान रखिएगा, कभी पूछा जाए एसडीआई के इंडिकेटर कितने हैं, 3, और ये पूछा जाए कि उसके सूचकांक या डायमेंशन कितने हैं, 3, इंडिकेटर कितने हैं, तो इंडिकेटर 4 है। 4 कैसे हुए, इसका 1, इसके 2 हैं और इसका 1, तो टोटल मिला के 4 हो गए। इनसे 3 इंडेक्स निकलते हैं, और इन तीनों इंडेक्स का हम लोग ज्योमेट्रिक मीन या गुणोत्तर माध्य निकालते हैं, और इन तीनों का गुणोत्तर माध्य ही हमारे लिए, ज्योमेट्रिक मीन ही हमारे लिए कहलाता है एचडीआई। तो ये तरीका है कि एचडीआई कैसे निकलता है। अब बात करते हैं कि अब जो लेटेस्ट एचडीआई हमारे पास है उसके हिसाब से दुनिया में कौन सा देश नंबर 1 पे है। तो ये टॉप 5 कंट्रीज हैं। नंबर 1 कंट्री है हमारे पास में स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड के बाद में सेकंड कंट्री हमारे पास में है जिसका नाम है नॉर्वे। नॉर्वे के बाद 3rd नंबर पे आइसलैंड, 4th नंबर पे हांगकांग, और 5वें नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 कंट्रीज, टॉप 5 कंट्रीज। फिर देखते हैं कि बॉटम 5 कौन सी है जो नीचे से 5 स्थान पे आती हैं। तो टोटल 191 है। जिस कंट्री का नंबर 191 आएगा वो सबसे नीचे होगा। तो 199 पे है साउथ सुडान, उसके बाद में 190 पे है चाड, 189 पे नाइजर के बाद में CAR या सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, और 187 पे आ गया आपका बुरुंडी। अब ध्यान से देखें तो ये सारी की सारी ऑलमोस्ट जो है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की कंट्रीज़ हैं। तो दिखाता है कि वहाँ पे डेवलपमेंट का जो स्टेज है वो बड़ा लो है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंडिया की। इंडिया की बात करने के बाद देखेंगे हमारे पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। तो देखो इंडिया की स्टडी अगर हम लोग करें तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया वर्तमान में किस स्टेज पे है। 2021-22 का इंडेक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं इसके हिसाब से इंडिया की जब इंडेक्स वैल्यू निकाली गई तो इंडिया की इंडेक्स की वैल्यू आती है 0.633। ध्यान रखिएगा ये इंडिया की इंडेक्स वैल्यू है 0.633। ये वैल्यू कैसी है इसको कंपेरिजन करें तो 2020 की जो वैल्यूज आई थी
ये वैल्यूज बेसिकली कोरोना के आसपास की हैं। उस वैल्यूज में इंडिया 0.642 पे था, और 1990 में जब पहली रिपोर्ट छपी तब इंडिया कहाँ था, 0.434 पे। तो 1990 से तो इंडिया बहुत आगे आया है, लेकिन पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल है। अगर हमसे पूछा जाए कि डाउनफॉल क्यों है, तो देखिए कोरोना के बाद में पूरी दुनिया में डाउनफॉल आया, और इस बार सभी कंट्रीज की परफॉर्मेंस अपनी पुरानी परफॉर्मेंस से लगभग नीचे है। इस वजह से इंडिया का भी थोड़ा सा नीचे होना स्वाभाविक है, इसमें बहुत अबनॉर्मलिटी नहीं है। लेकिन जब हम मेंस के लिए इस इंडेक्स को पढ़ेंगे, मैं आरएस मेंस के लिए, आईएएस मेंस के लिए इस पे एक लंबा वीडियो बनाऊंगा, जब हम पढ़ेंगे तो उस समय मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फैक्टर्स के पीछे जिम्मेदार हैं। अगर कभी मेंस में क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट बात, 21-22 में इंडिया की वैल्यू कितनी है, 0.633। अब पूरी दुनिया में देखें तो दुनिया का जो ओवरऑल एवरेज है वो 0.732 है, तो इंडिया ग्लोबल एवरेज से नीचे है, अपने पिछले इंडेक्स से भी नीचे है, और वर्तमान में 0.633वीं इंडेक्स वैल्यू है। फिर बात करते हैं कि 2020 में पुराने इंडेक्स में इंडिया का एचडीआई में रैंक कौन सा था, तो उस समय इंडिया का रैंक 130 नंबर पे था। अब जो नया है, 191 देशों में भारत 132वें स्थान पे है, तो भारत की रैंक 130 से 132 हो गई। कुछ बच्चे जल्दबाजी में यूँ पढ़ जाते हैं कि 130 से 132 हुआ तो 2 पोजीशन बढ़ गया, बढ़ नहीं गया, घट गया, क्योंकि जिसकी रैंक 1 है वो अच्छा है। तो रैंक जैसे जैसे इंडिया की कम होगी इंडिया बेहतर होगा, और रैंक ऊपर की तरफ बढ़ेगी तो खराब होगा। तो इंडिया 2 रैंक फिसल के नीचे आ गया। तो 2 वैल्यू यहाँ पे काम की याद कर लीजिए, एचडीआई वैल्यू 0.633, एचडीआई रैंक इंडिया की कौन सी, 132। अब देखते हैं कि हमारे पड़ोसी देश कहाँ पे ठहरते हैं। तो देखिए श्रीलंका की रैंक कितनी है, 73, 73 नंबर पे है, मतलब इंडिया से बहुत आगे है। चाइना 79 पे, वो भी बहुत आगे है। उसके बाद भूटान देखिए, भूटान है 129 पे, और ये सबसे सरप्राइजिंग है कि बांग्लादेश ने बहुत तेजी से ग्रोथ दिखाई है, और बांग्लादेश 129 पे है। इन सब के कंपैरिजन में इंडिया कहाँ पे, 132। तो हम कह सकते हैं कि जो 4 पड़ोसी देश हैं ये इंडिया से बहुत अच्छे स्तर पे हैं, और पाकिस्तान इंडिया से पीछे है 161 पे। होना तो यहाँ पे 191 चाहिए था जैसे हालात हैं, लेकिन ये जो इंडेक्सेस हैं इनके बारे में एक बहुत खास बात है कि ये इंडेक्सेस बिल्कुल रियल वैल्यू नहीं दर्शा पाते, क्योंकि इन इंडेक्सेस के लिए जो आंकड़े निकाले जाते हैं वो आंकड़े सर्वे आधारित होते हैं, और सर्वे आधारित आंकड़े कभी भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देते। इस वजह से ये वैल्यूज ऐसी आ जाती हैं। जैसे आपको श्रीलंका को देख के एक आश्चर्य हो रहा होगा कि श्रीलंका के अंदर जो हम अखबारों में पढ़ा था पीछे की हालात तो बहुत खराब है, लेकिन रैंक कितनी, वो सर्वे बेस्ड डाटा है। दूसरा क्या है कि वो जो श्रीलंका में जो अभी क्राइसिस आया, ये क्राइसिस से पहले के आंकड़ों पर आधारित है। जो नई रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के अंदर श्रीलंका की पोजीशन आपको नीचे देखने को मिलेगी, और इंडिया की पोजीशन कंपैरेटिवली अपलिफ्ट होकर ऊपर देखने को मिलेगी। तो ये हमारे पड़ोसी देशों की स्थिति हमारे सामने है। अब बात करते हैं कि जो मेन इंडिकेटर्स हैं उनमें इंडिया की वैल्यू क्या क्या है। देखिए बेसिक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर एसडीआई के बारे में पूछेगा तो पूछ लेगा इंडिया की रैंक कौन सी, आप आंसर दे दोगे 132। ये पूछ लेगा कि इंडिया की रैंक कितनी फिसल गई, 2। इंडिया की एसडीआई वैल्यू कितनी, 0.633। लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन पूछा जाए तो अच्छा क्वेश्चन आएगा कि जो सूचकांक हैं उनमें इंडिया कहाँ ठहरता है। तो 4 सूचकांक थे, 3 डायमेंशन थे। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा इंडिया की कितनी है, 67.2। मीन स्कूल ऑफ एजुकेशन, जो बड़े हैं 25 साल से, उनके लिए इंडिया में एजुकेशन कितनी मिली है उनको, लगभग औसत 6.7 साल की शिक्षा पाते हैं वो। और जो बच्चे अभी स्कूल जाने की एज में हैं उनके कितना पढ़ने की उम्मीद है, 11.9 साल, कि वो लगभग 12 साल के आसपास, पौने 12 साल पढ़ेंगे। और ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है इंडिया का, तो ग्रॉस नेशनल इनकम है हमारा $6,590। तो ये एसडीआई के बारे में एक कंप्लीट ज्ञान है। अब आपका किसी भी टाइप का ऑब्जेक्टिव टाइप का कोई भी कंपटीशन हो, आपका कोई भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा। इसी तरह के छोटे छोटे वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें काम की इन्फॉर्मेशन कम समय में आपको दे दी जाए। इस वीडियो को हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ में, अपने ग्रुप्स में शेयर कर लीजिए। अच्छी जानकारी अच्छे लोगों तक, ज़्यादा लोगों तक पहुँचनी चाहिए। इसके नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। सफल स्टेप को यूँ ही सपोर्ट करते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।